हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की कैटेगरीज। तो इस कैटेगरीज में हमने इनको सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल में कैटेगराइज किया था स्ट्रक्चर के बेस पर। और ये हम चार्ज जो हम इसको चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो चार्ज सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर देखें तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिंग के केस में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। तो हम एंड सेकेंड नॉन कंडक्टिंग के केस में कंडक्टिंग में जो ऑल चार्ज है वो सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है और इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर द चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 0। एंड नॉन कंडक्टिंग केस में जो चार्ज है बेसिकली पूरे जो वॉल्यूम है उसमें होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। हॉलो स्फीयर के केस में थिन लेयर है सरफेस की, तो टोटल चार्ज जो है वो बेसिकली पूरे स्फेरिकल सरफेस पर होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और स्फेरिकल सेल में यदि कंडक्टिंग है तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कुछ फ्रैक्शन Q1 आउटर सरफेस में और उसका कुछ फ्रैक्शन इनर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट मींस Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और Q1 और Q2 की वैल्यूज एक्चुअल में क्या होंगी वो डिपेंड करेगा A और B जो इनकी रेडियस है, A और B के रेशियो पर, और जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पर। और इनसाइड इनके बिटवीन में जो टोटल चार्ज होगा बेसिकली जो चार्ज डेंसिटी दिस इज इक्वल टू 0, फ्री चार्ज डेंसिटी आप क्योंकि कंडक्टिंग है। और सिमिलरली नॉन कंडक्टिंग के केस में जो चार्ज का हम सप्लाई करेंगे वो ओवरऑल जो आपका सॉलिड पोर्शन है ए और बी के बीच का उसमें होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। और इन स्ट्रक्चर के लिए जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो हम थ्री रीजन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। आउटसाइड रीजन, एक एट द सरफेस, एक इनसाइड रीजन। तो जो फर्स्ट केस था वह आर, सपोज आर हम एक पॉइंट है उसकी डिस्टेंस सेंटर से मेजर कर रहे हैं ऑल ऑफ केस के लिए, where r is greater than a, that means outside point all the cases, and r is equal to a, that means the surface point। इन पांचों स्ट्रक्चर के लिए, इन पांचों केस के लिए तो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि जो बेसिकली ये दोनों केस है इनको हम जो है एक ही इक्वेशन में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बाय यदि हम आउटसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली ये पांचों कैटेगरी एक ही मैथमेटिकली जो टेक्निक है उससे सॉल्व हो सकती है या उनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक जनरल स्फीयर है और इस स्फीयर की जो रेडियस r है और पॉइंट P पर जिसकी सेंटर से डिस्टेंस r है स्मॉल r, अच्छा इसकी जो रेडियस है दिस इज a और सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस दिस इज r है। तो इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल मेजर करना है और इसको हमने Q चार्ज सप्लाई किया है। अभी Q चार्ज कैसे अप्लाई होता है वो डिपेंड करेगा कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सेल, स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फीयर सीरीज में। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट पर। तो बेसिकली जो हमारा शुरू में जो क्वेश्चन का जंक्शन था ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मींस स्फीयर है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट मींस सिमेट्री है। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट जो केस है दिस इज सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड सेकंड है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मींस जो चार्ज डेंसिटी है वो बेसिकली आपकी होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी है, दैट मींस होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी। यदि दो केस फुलफिल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो इस लेंथ का हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे या ड्रॉ करेंगे। दिस इज मैथमेटिकली या हाइपोथेटिकली सरफेस, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम एक आर रेडियस का जो लेंथ है बेसिकली O से P तक की इसका एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। और इस गॉसियन सरफेस पर जो स्मॉल एक सरफेस एलिमेंट ds एज्यूम करेंगे जिसका सरफेस वेक्टर ds वेक्टर दिस इज द रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि जब स्फीयर में कोई स्मॉल सरफेस देते हैं उसका सरफेस वेक्टर हम डिफाइन करेंगे तो उसकी डायरेक्शन बेसिकली रेडियल आउटवर्ड होती है। एक सिमेट्रिक जो सिमेट्री है स्फीयर की उसकी प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो Q चार्ज हमें से सप्लाई की तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउट
आउटवर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी। तो किसी स्फीयर से जितनी भी लाइन पास होती है वो बेसिकली उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, और जो हम वेक्टर लेते हैं सरफेस वेक्टर, वो बेसिकली सरफेस के टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सरफेस वेक्टर हम कैलकुलेट सरफेस वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो सिमेट्री के कारण हम कह सकते हैं कि ई जो वेक्टर है दिस इज पैरेलल टू डीएस वेक्टर, क्योंकि सिमेट्री है तो सिमेट्री की प्रॉपर्टी है कि जो फील्ड वेक्टर होगा और जो एरिया वेक्टर होगा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी है दैट मींस हम कह सकते हैं ई इज कांस्टेंट टू ऑल ओवर गॉसियन सरफेस, बिकॉज ऑफ यदि आपकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, हमने गॉस लॉ की जो लिमिटेशन थी उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और यदि यहाँ पर देखें तो जो गॉसियन स्फीयर है इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी ये पूरी दिस इज आर सरफेस में कोई भी हम सरफेस पॉइंट काटे, सपोज यहाँ पर एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं तो इसकी डिस्टेंस भी आर ही होगी। तो इस सरफेस की सेंटर से डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, और क्योंकि हम जानते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, दैट मींस E जो है वो ऑल ओवर सरफेस से कांस्टेंट होगा, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। और यदि E पैरेलल सिमेट्री है तो E पैरेलल टू ds है, दैट मींस E डॉट ds इज इक्वल टू E ds, क्योंकि E ds cos थीटा बेसिकली 0 है, तो cos थीटा 0 है दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो E ds हो जाएगा। तो हम cos को अप्लाई करेंगे, दैट मींस closed surface integration of a electric field is equal to Q total, that means total charge enclosed by Gaussian surface। तो ये बेसिकली जो हमने हाइपोथेटिकल या मैथमेटिकली सरफेस ड्रॉ किया है क्लोज सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा दिस इज Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिकली गॉस लॉ है। और इसको हम गॉस स्टेटमेंट के टर्म्स में बोले तो जो टोटल फ्लक्स है दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि हम लेफ्ट साइड कैलकुलेट करें तो E डॉट ds बेसिकली E ds होगा, ये सिमेट्री है, दिस इज सिमेट्री एंड E जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, दैट इनक्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑन विद द ds एलिमेंट, जो स्मॉल सरफेस एलिमेंट है दिस इज ds एलिमेंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, और जो क्लोज सरफेस एलिमेंट है जो बेसिकली सरफेस एलिमेंट है, जब इस पूरे स्फेरिकल सरफेस के अलोंग गॉसियन स्फीयर है उसके अलोंग इसको इंटीग्रेट करें तो दिस इज गिव अस ए सरफेस एरिया ऑफ ए गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस इस समय हमारा स्फेरिकल सरफेस है, तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया, किसी स्फीयर का सरफेस एरिया दिस इज 4 बाय रेडियस का स्क्वायर। और इसमें हम स्फीयर किसको ले रहे हैं, गॉसियन स्फीयर को ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन गॉसियन स्फीयर के लिए करते हैं कि गॉसियन स्फीयर से कितना फ्लक्स आउटवर्ड होता है, तो दैट मींस द रेडियस ऑफ ए गॉसियन सरफेस दिस इज इक्वल r स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट कर दिया, अब हम राइट साइड कैलकुलेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट एंड दिस द टोटल चार्ज। तो बेसिकली इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, यदि मैं Q चार्ज सप्लाई करूं, इस केस को अब हम डिफरेंट केस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसमें जो टोटल चार्ज है वो केवल जो है इसके सरफेस पर ही एक्यूमुलेट है, और इनसाइड में जो टोटल चार्ज डेंसिटी दिस इज इक्वल टू 0, तो दैट मींस टोटल चार्ज जो है वो सरफेस पर ही एक्यूमुलेट है। बट अभी भी ये पूरा का पूरा सरफेस इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो जितना चार्ज भी हम उसको सप्लाई करेंगे वही चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। अब ये चार्ज सरफेस पे एक्यूमुलेट है या पूरे ऑल ओवर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसकी जो वैल्यू है वो Q है, तो दैट मींस दिस इज Q इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। वैसे हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कहते हैं, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो चार्ज हम देते हैं वो पूरे सरफेस जो पूरा वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। यहां एक फाइनाइट चार्ज डेंसिटी है, यदि हम इसको नॉन कंडक्टिंग
तो टोटल चार्ज इस वॉल्यूम एरिया में, इस वॉल्यूम रीजन में आपका होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। बट ये पूरा का पूरा रीजन अभी भी गॉस जो सरफेस है उसके अंदर है, तो जो टोटल चार्ज की वैल्यू अभी भी क्यू है, चाहे वो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है बट है टोटल वैल्यू क्यू है। दैट इस केस में भी आपका क्यू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसन सरफेस दिस इज इक्वल टू क्यू। यदि हम हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो हॉलो स्फीयर के केस में तो टोटल चार्ज इसके सरफेस पे ही होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर अभी गॉसन सरफेस के अंदर है और इस पूरे स्ट्रक्चर में जो टोटल चार्ज है दिस इज क्यू। दैट मींस गॉसन सरफेस इनक्लोज द टोटल चार्ज आल्सो इक्वल टू क्यू। तो हॉलो स्फीयर के केस में भी टोटल चार्ज अभी भी इसके अंदर क्यू इंक्लूज है, चाहे वो इसके पूरे सरफेस में ही क्यों ना एक्यूमुलेट हो या पूरे सरफेस में क्यों ना ही होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन वैल्यू उसकी अभी भी क्यू ही है। देन इस केस में भी दिस इज क्यू। यदि हम कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की बात करते हैं तो जब हम टोटल चार्ज क्यू सप्लाई करें, सपोज स्फेरिकल सेल है जिसमें ये बी रेडियस है और ये आपकी ए रेडियस है, इसमें जब टोटल चार्ज सप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड हो उसका कुछ फ्रैक्शन आउटर सरफेस में और कुछ फ्रैक्शन इनर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रहा है, बट ये पूरा स्ट्रक्चर गॉसन सरफेस के साइड अंदर है, तो अभी भी जो टोटल चार्ज होगा दिस इज क्यू। उसमें से कुछ फ्रैक्शन भले Q1 है कुछ Q2 है, बट इन सबको भी ऐड करें तो आपकी वैल्यू Q ही आएगी जो टोटल गॉसन सरफेस के अंदर इंक्लूज है। देन इस केस में भी दिस वैल्यू इज Q। सिमिलरली नॉन कंडक्टिंग केस में यदि हम Q सप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली सरफेस में एक्यूमुलेट नहीं होता है, वो जो आपका सॉलिड पोर्शन है इसमें होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी होगी, फ्री चार्ज डेंसिटी, दिस इज ए फाइनाइट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, बट स्टिल टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसन सरफेस इज आल्सो q इन दिस केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। दैट मींस इन पांचों केस में जो टोटल चार्ज होगा वो चार्ज जब हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, सपोज हम पांचों केस में q चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, देन दिस इज q। So that means this equation for this, इसके लिए भी ये इक्वेशन है, इसके लिए भी ये इक्वेशन है, हॉलो स्फीयर के लिए भी यही इक्वेशन है, स्फेरिकल कंडक्टिंग के लिए भी यही इक्वेशन है और नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए भी यही इक्वेशन है या यही मेथड हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं दिस इज q एंड दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं E इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दिस इज R स्क्वायर, दिस इज R स्क्वायर। तो दैट मींस इन बोथ केस के लिए ये आउटसाइड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो दिस इज E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू r कैप। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है और ये r कैप बेसिकली रेडियली आउटवर्ड है, जो ऑलरेडी सिमेट्री के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगी यदि हम पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हैं इस केस में। तो इसे और यदि हम पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन फॉर द पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करता आउटसाइड द पॉइंट, और यदि पोटेंशियल की हम कैलकुलेशन करेंगे इसी केस में, इस फिगर को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। तो पोटेंशियल गॉसन सरफेस टेक्निक है उसकी जरूरत है, दिस इज ए एंड दिस इज r पॉइंट और ये p पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस r है। तो बेसिकली हम पोटेंशियल इस p पॉइंट पर vp जो डिफाइन करते हैं, दिस इज vp माइनस v इंफिनिटी, दैट मींस इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को हम p पॉइंट पर क्या करें मूव करा रहे हैं, तो देन द पोटेंशियल और इस इंफिनिटी ऑफ पोटेंशियल दिस इज सपोज v इंफिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये इंफिनिटी ऑफ पोटेंशियल बेसिकली 0 डिफाइन करते हैं। तो दैट मींस द पोटेंशियल vp माइनस v इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस 9 इंटीग्रेशन टू इंफिनिटी टू r पॉइंट, बेसिकली p पॉइंट पर तो r डिस्टेंस इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर आ रहे हैं और r डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं सेंटर से, एंड e डॉट dl, और जो बेसिकली dl वेक्टर है ये इस टेस्ट चार्ज की जो मोशन की डायरेक्शन है वो आपकी डायरेक्शन है इनवर्ड डायरेक्शन, और जो r कैलकुलेट कर रहे हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं।
देन दिस इज द dl एंड दिस इज इक्वल टू माइनस r e dl cos, दिस इज, अब एंगल क्या होगा, e जो वेक्टर है ये बेसिकली जो फील्ड है ये रेडियली आउटवर्ड है, और जो हम dl वेक्टर ले रहे हैं ये हम इनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो दैट मींस e और जो dl होगा ये बेसिकली एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा। इसमें e इस डायरेक्शन में तो dl इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का जो एंगल होगा दिस एंगल इज 180 डिग्री एंड cos 180, दैट मींस दिस इज इक्वल टू, और cos 180 इज इक्वल टू -1, तो दिस कम्स इज -1, तो माइनस एंड दिस माइनस, दिस इज कम्स इन प्लस, दिस इज r e dl एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। अब हम e की वैल्यू रखेंगे जो मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया फॉर आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये पार्टिकल फेस करेगा, या इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये फोर्स फेस करेगा, तो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू dl एंड दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली कांस्टेंट है और ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, q हम जो चार्ज सप्लाई कर रहे हैं फिक्स चार्ज सप्लाई है एंड दे आर द कांस्टेंट क्वांटिटी एंड द इन्फिनिटी टू r dl अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो r स्क्वायर का कर रहे हैं, और जो हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में, dl के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे जो dl है इसको हम चेंज करेंगे dr में। तो जैसे हमने इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज के केस में किया था, तो दैट इज dl जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो dr वैसे वैसे डिक्रीज होगा, तो dl लेंथ इंक्रीज होगी, तो बेसिकली जो लेंथ है, सपोज ये लेंथ है, इसमें इतना परसेंट dl है, इतना परसेंट dr है, तो dl इंक्रीज हुआ इस लिमिट तक, तो dr यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि dl इज इक्वल टू माइनस dr। लास्ट लेक्चर जो इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज था उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं इस dl को हम रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज माइनस dr, दिस इज माइनस dr। अब हम r का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r कर सकते हैं, और इस माइनस को यदि हम इंटीग्रेशन साइन के साथ ऑब्जर्व कर लें, तो यदि माइनस को हम रिप्लेस करें तो बेसिकली जो है लिमिट जो है, चलो लिमिट रहने देते हैं, सपोज अभी नहीं, माइनस ऑलरेडी हट जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन r, ये माइनस इस माइनस को बाहर लेते हैं, और 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन r, एंड लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। अब ये माइनस, ये भी माइनस है, माइनस dr का माइनस है, और जो ये माइनस है 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन के बाद माइनस आया, रिफ्लेक्ट हुआ, तो दैट दिस माइनस एंड दिस माइनस गोस टू प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू देन vp इज इक्वल टू, क्योंकि vp माइनस v इंफिनिटी और v इंफिनिटी का पोटेंशियल बिल्कुल जीरो कंसीडर, दैट मींस दिस vp इज इक्वल टू 1 अपॉन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। दैट मींस हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल v है, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज q अपॉन r। तो बेसिकली इन जो पांचों प्रॉब्लम्स है हमारे पास, सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए, नॉन स्फेरिकल सेल के लिए, इन केस में आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बेसिकली 1/4 पाई q जो हमने दोनों, इस सपोज सबको हमने q चार्ज सप्लाई किया, सपोज इसको यदि मैं q1 देता हूं तो q2 देता हूं, तो ऑटोमेटिकली यहां पर q1 इस केस के लिए आएगा, q2 इस केस के लिए आएगा, सपोज मैं q3 देता हूं तो q3 आ जाएगा, ये सेम एक ही चीज रहेगा, बट बेसिक जो कंसेप्ट है वो बेसिकली एक ही इन सब के लिए हमारे मेथड, एक सिंगल मेथड हम यूज करेंगे, तो देन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर। तो ये था हमारा चार्ज, यूनिफॉर्म जो चार्ज स्फीयर है उसके आउटसाइड में, और वो कैटेगरी कंडक्टिंग सॉलिड हो, हॉलो हो या स्फेरिकल सेल हो, इन सब के लिए एक ही हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हम थोड़ा फिजिकल इंटरप्रिटेशन करें, तो ये क्यू बेसिकली
सपोज इस Q को हम एक पॉइंट चार्ज माने, सपोज एक पॉइंट चार्ज हमने लास्ट फ्यू लेक्चर में पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट किया है। सपोज कोई पॉइंट चार्ज है, उससे हम r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ दिस E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon r square and the potential is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon r। किस केस में? एक पॉइंट चार्ज के लिए, यहाँ पर एक स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू इस Q की वैल्यू के बराबर है। यहाँ पर हमने Q अमाउंट का चार्ज सप्लाई किया है, जो टोटल चार्ज सप्लाई किया हुआ, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं इसके हमें इंफॉर्मेशन नहीं, बट उनकी जो वैल्यू दिस इज Q। यहाँ पर एक सिंगल चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है। तो बेसिकली इन इक्वेशंस को आप देखोगे, ये दोनों बेसिकली सेम इक्वेशन है। तो इस केस पर हम ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इस एक्सटर्नल किसी भी केस में एक्सटर्नल पॉइंट इज द सेम एज इफ इंटायर चार्ज ऑन इट were concentrated at the center of the sphere। That means जितना भी चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं स्फीयर को, और वो जिस भी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है किसी भी केस में, यदि वो सारा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेट हो जाए, उसके कारण जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही किसके इक्वल होगा, वही पूरे स्फीयर के कारण पी पॉइंट पर। तो हम इसको पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स। यदि मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊं, यदि मैं आउटसाइड में हूं और मैं आउटसाइड में ऑब्जर्व कर रहा हूं एक स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में, तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो है, या कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल है या नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल है। मुझे केवल इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल डिपेंड करेगा टोटल चार्ज कितना है, दिस इज Q, वो कैसे उसमें कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग कैसे भी नहीं है, और टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, या वो सिंगल पॉइंट चार्ज है या एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वैल्यूज कितनी है, टोटल वैल्यू Q है। जैसे 100 रुपए तो बेसिकली मुझे 100 रुपए चाहिए, लेकिन एक एक के सिक्के में कॉइन्स में चाहिए, या 10 के कॉइन्स में चाहिए, या हमको 50 के 2 नोट चाहिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे टोटल वैल्यू 100 रुपीज चाहिए। दैट मीन्स इस पॉइंट के लिए टोटल वैल्यू चार्ज की कितनी, दिस इज Q, वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या पोटेंशियल कितना होगा। ये चीज क्लियर हो? तो ये था जो फर्स्ट केस है। इस केस में जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सटर्नल पॉइंट पर इन सारे केस के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल होगा, और जैसा कि हमने कैलकुलेशन में देखा इन चारों के पांचों केस के लिए एक ही मेथोडोलॉजी हम यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट इसमें एक ही है। तो जैसे आपकी एग्जाम में यदि आपके पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए आएगा, क्योंकि पूछा तो एक ही जाएगा बेसिकली, बट यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हमें पता है कि तो हम आसानी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सेल है, तो आउटर पॉइंट पर सबके लिए सेम कैलकुलेशन ही होगी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसका पार्ट ये 2 हो गया, जो पार्ट 3 है उसमें हम डिस्कस करेंगे एट ए सरफेस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होगा, और उसका भी हम इसी वे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिजिकल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।